सुनो बेटा जी, इधर एक बात आप याद रखिएगा बेटा, एड्रिनल ग्लैंड में कि समटाइम बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है इनका क्या भी हो सकता है हाइपर सिक्रीशन, और बेटा क्या भी हो सकता है हाइपो सिक्रीशन। अगर बेटा पहले मैं बात कर लेता हूं हाइपो सिक्रीशन की, अगर बेटा हाइपो सिक्रीशन हो जाए दोनों का, एक का नहीं होगा, हाइपो सिक्रीशन दोनों का होना चाहिए, ना केवल बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ बेटा किसका भी हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। और अगर इन दोनों का बेटा हाइपोसिक्रीशन हो जाए, जैसे मान लो बेटा कॉर्टिसोल भी कम हो जाए और एल्डोस्टेरोन भी क्या हो जाए, कम, इनसे बेटा जो डिजीज होती है उसको बेटा आप नाम याद रख लो बस, उसको आप लोग बोलते हो बेटा एडिसन्स डिजीज। ये बेटा एक जूलॉजिस्ट ही है, साइंटिस्ट का ही नाम है बेटा एडिसन, कुछ और नहीं है, एडिसन डिजीज बेटा। और एक और याद रखना बेटा, हाइपर सिक्रीशन, इससे भी बेटा डिजीज नहीं बोलेंगे, उनको सिंड्रोम बोलेंगे। सिंड्रोम बेटा ग्रुप ऑफ डिजीज की ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। पता है ना बेटा, एड्स क्या था, डिजीज, सिंड्रोम होता है बेटा। समझ में आ गया? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, घबराओ मत। 11th क्लास 15 लेक्चर। और हाइपर सिक्रीशन, पहला बेटा मैं आपको बता देता हूं, हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का और हाइपर सिक्रीशन हो जाए बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, तो बेटा सुनो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो इससे बेटा जो सिंड्रोम होता है उसका नाम होता है बेटा कुसिंग सिंड्रोम। खाली बस नाम याद रखने हैं बेटा, कोई इनके अंदर क्या कुछ होता है छोड़ दो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बेटा तो इनसे होता है बेटा आपका कौन सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम और कौन सिंड्रोम बेटा। बच्चे बेटा कुसिंग और कॉन्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद नहीं होना बेटा, समझ गए? ठीक है डॉक्टर साहब, तो कुसिंग में कौन ज्यादा होगा, बोलो ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसे याद रख लेना बेटा जी से, मैं बहुत कंफ्यूज होता था यार, कौन किस में ज्यादा, कुसिंग में क्या ज्यादा। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? अब बेटा मेरी बात सुनना यहां पर एक बार, आप ध्यान दीजिए इधर। इसके बाद बेटा मैं आपको शुरू करूंगा लास्ट ग्लैंड, जिसका नाम है बेटा पैंक्रियाज। ध्यान देना बेटा पैंक्रियाज पे। बेटा कल मैं कुछ पढ़ा के गया था, अल्फा बीटा डेल्टा तक कुछ नहीं पढ़ाया था। चलो बेटा इधर देख लो, पैंक्रियाज के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि पैंक्रियाज बेटा एक मिक्स्ड ग्लैंड है। यह आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पर आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि इसको मिक्स ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होता है और कैसा भी होता है, एंडोक्राइन। बेटा मुझे इस चैप्टर में एक्सोक्राइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे एक डाटा बताना पड़ेगा कि 98 to 99% पार्ट होता है बेटा इसका एक्सोक्राइन, जो आप डाइजेशन में पढ़ते, जो हटा दिया गया है। और एंडोक्राइन बेटा जो इसका पार्ट होता है, मैं लिख देता हूं बेटा, ये ओनली बेटा 1 to 2% होता है। लेकिन एक बात बोलूं बेटा,
जो पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट बनाता है उसके अंदर बेटा कुछ आइसोलेट्स होते हैं, और इनको एक साइंटिस्ट ने देखा था, उसका नाम था बेटा लैंगरहैंस, और उसके नाम के ऊपर नाम दे दिया कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनसे बनता है एंडोक्राइन पार्ट किसका, बोलो ना, पेंक्रियाज का। और बेटा मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूं एनसीईआरटी का, कि लैंगरहैंस के बेटा जो आइसोलेट्स इनके अंदर जो सेल का नंबर होता है ये होता है बेटा 1 to 2 मिलियन। समझ रहे हो बेटा, तुम सोचो ना जरा, 1 to 2% पार्ट में 1 to 2 मिलियन है, कितनी सारी सेल्स होती होंगी, है ना। तभी तो मैं कह रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों पड़ती है, हर एक सेल को नर्व सप्लाई करे, ऐसा नर्वस सिस्टम के बस की बात नहीं है। तो बेटा अब ये जो लैंगरहैंस के जो आइसोलेट्स है इसमें बेटा 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक इसके अंदर सेल होती है बेटा अल्फा, एक सेल का नाम होता है बीटा, और एक सेल का नाम होता है बेटा डेल्टा। अल्फा सेल से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन का नाम होता है बेटा ग्लूकागोन। बीटा सेल से रिलीज होता है एक हार्मोन, नाम आप सब जानते ही हो, इंसुलिन। और डेल्टा से बेटा रिलीज होता है, नाम होता है बेटा सोमेटोस्टेटिन। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा बेटा, आप इसको मत पढ़ना। मैंने इसको क्यों पढ़ाया इसके बेटा मैं रीजन बता दूंगा। आप 2 हार्मोन समझ लो, एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए होता है बेटा सोमेटोस्टेटिन। ना ग्लूकागोन को ज्यादा होने देता है और ना बेटा किसको ज्यादा होने देता है, इंसुलिन को। सुनिए बेटा, अगर ध्यान देना अब आप मेरी बातों पे बहुत गौर से। मैं सबसे पहले बेटा आपको ग्लूकागोन को पढ़ाऊंगा और इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा इंसुलिन को। सुनो बेटा इधर अच्छे से बेटा ध्यान देना, मेरे एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना। ग्लूकागोन बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्लूकागोन दैट मींस ग्लूकोज का लेवल ऑन। मतलब बेटा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करेगा, इंक्रीज। समझ रहे हो बेटा, इधर ध्यान देना। जो आपका ब्लड ग्लूकोज है, अरे सेलुलर ग्लूकोज नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज इसको क्या कर देगा, बोलो बेटा जरा, इंक्रीज कर देगा। कैसे करता है बेटा इंक्रीज, ध्यान देना इधर बेटा। ये हर वो काम करेगा, कौन सा, जिससे बेटा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। कैसे करेगा, सुनना बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, उन बेटा मुझे तरीकों के नाम बताना आप जरा, जिनसे आप ग्लूकोज बना सको। बोलो बोलो। मेटाबॉलिज्म का बेटा मैंने मेरे पहले लेक्चर में तुमको 4 पॉइंट सिखाए थे। एक वर्ड था ग्लूकोजेनेसिस, याद आ रहा है, एक था ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोनों ग्लूकोज ही तो बनाते, बोलो हाँ कि ना। तो बेटा दोनों कामों को प्रमोट करता है। क्या क्या प्रमोट करता है, सुनना। एक तो बेटा प्रमोट करेगा कि जो आपका बेटा ग्लाइकोजन है उससे क्या बनाएगा, बोलो ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन से बेटा ग्लूकोज का बनना, इसके 2 नाम हो सकते, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बोलो हाँ कि ना। इसका बेटा एक नाम और भी हो सकता है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसको बेटा आप लोग ग्लूकोजेनेसिस भी बोल सकते हो। पता है ना बेटा आपको। चलो ध्यान दो इधर। तो ये बेटा इसी ग्लूकोजेनेसिस को क्या, सॉरी ग्लूकोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या तो ग्लाइकोजन को तोड़ दो, ग्लाइकोजन का बेटा टूटना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज ही बनेगा। इसको बेटा ये प्रमोट करता है। समझ में आ गया। दूसरा बेटा ये क्या करेगा, आपका कहीं भी आपके एमाइनो एसिड नजर आ जाएंगे, इसको कहीं भी बेटा आपको इसको बॉडी में नजर आ गया फैटी एसिड, कहीं भी बेटा विटामिन नजर आ गए, दैट मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट।
इनको भी पकड़ेगा और इनसे क्या बना देगा, बोलो जरा बेटा, ग्लूकोज। और बेटा अगर इनसे ग्लूकोज बन रहा है, इसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेटा सुनना जरा, ये जो आपका ग्लूकागॉन है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और बेटा ये कौन हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन दोनों को बेटा क्या करता है, बोलो जरा, इंड्यूस करता है, या बेटा इन दोनों को प्रमोट करता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सर एक बात बताओ कि ये ग्लूकोज बन रहा है, कौन सी बेकार बात है? हमने तो पढ़ा था पेज नंबर 31135 माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पर हमारे सर ने हमको बताया था कि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को अगर पावर हाउस ऑफ सेल बोला है, तो वो इसलिए बोला है बिकॉज रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, और रेस्पिरेशन की शुरुआत तो ग्लूकोज से होती है। तो ग्लूकोज बन रहा है तो बेकार कहां है सर, कहां दिक्कत आ रही है, बनने दो ना इसको। बेटा सुनना, ग्लूकोज जितना बनना जरूरी है, ब्लड में जितना ग्लूकोज का होना जरूरी है, उसके साथ साथ बेटा उस ग्लूकोज का सेल के अंदर जाना भी जरूरी है। ब्लड के अंदर थोड़ी ना बेटा, ब्लड तो क्या आरबीसी है, और आरबीसी के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। आरबीसी खुद तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, क्या आरबीसी के काम का थोड़ी है। इस ग्लूकोज को ब्लड से निकल के हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर जाना है, बॉडी की और जो सेल्स है उनमें जाना है, ये उनमें पहुंचेगा तो ही बेटा क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर ईटीएस चलेगा, और फाइनली क्या मिलेंगी, एटीपी मिलेंगी। कुछ याद आ रहा है डॉक्टर साहब आपको? मतलब सुनना, ग्लूकागॉन क्या करता है, यहां तक तो समझ में आया कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है। इतना निकम्मा है बेटा, इतना दुष्ट है ये कि पहले तो ग्लूकोज को प्रमोट किया, ग्लूकोज को बनाया, और जब बेटा ये ग्लूकोज को बना देता है और ये ग्लूकोज बेटा यहां से भाग के जाने की कोशिश करता है सेल के अंदर, ये दुष्ट इतना निकम्मा नालायक किस्म का कि बेटा इसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को दोनों को रोक देता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले तो बेटा ग्लूकोज को बनाया, और जब वो ग्लूकोज ब्लड में बन गया और ब्लड से बेटा वो किस में जाने लगा, सेल्स के अंदर जाने लगा, तो बेटा इस ग्लूकोज के अपटेक को, इस ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को, इन दोनों को बेटा इनहिबिट कर दिया। समझ रहे हो बेटा? ग्लूकोज बनाया, सेल के अंदर जा नहीं रहा, दैट मीन्स हाइपर ग्लाइसीमिया। नहीं आया बेटा समझ? इधर ध्यान दो, ग्लाइकोजन ने बेटा ग्लूकागॉन ने क्या किया बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रमोट किया, ग्लूकोज बनाया। किसी को नहीं देखा, इतने अंधे हो गए, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, इतना बेवकूफ पागल बढ़ाया जा रहा है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज ज्यादा बन गया, वो सेल में एंट्री चाह रहा है, मुझे जाने दे सेल के अंदर, रेस्पिरेशन में काम में आ जाऊंगा, बोले नहीं जाने दूंगा, ना अपटेक होने देता है, यूटिलाइजेशन होने देता है, और ग्लूकोज को जबरदस्ती कहां पटक के रखता है, ब्लड में। और बेटा ब्लड लेवल इंक्रीज इन, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड, दैट मींस हाइपर ग्लाइसीमिया। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? किसको प्रमोट कर रहा है, डायबिटीज को, मेलाइटस की इंसिपिडस, मेलाइटस की इंसिपिडस, मेलाइटस। समझ रहे हो बेटा? चलो इधर देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ, अपटेक अगर रुक गया तो क्या होगा, बोलो जरा? जो बेटा ब्लड ग्लूकोज है वो हो जाएगा इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हुआ बेटा तो इस डिजीज का नाम होगा, या इस कंडीशन को आप लोग बोलोगे हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया अगर ऐसे ही बना रहा तो बेटा एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है कौन, डायबिटीज मेलाइटस। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, आपने हर एक सेल का हमको, हर एक हार्मोन का आपने हमको कोई ना कोई रिसेप्टर बताया,
कि काम कहां पे करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का आपने बोन की बात करी कि नहीं करी बेटा? हर एक का हमने कोई ना कोई रिसेप्टर बताया, लेकिन बेटा इन दोनों को रिसेप्टर दियो इंसाइड को बहुत गौर से पढ़ना कि ग्लूकागॉन बेटा ये जो भी कुछ काम कर रहा है ना उल्टा सीधा, ये दोनों जो फंक्शन कर रहा है, कौन? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये काम करता है बेटा लीवर पे। इसमें करता है लीवर पे। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि ग्लूकागॉन मेनली एक्ट्स ऑन लीवर। और लीवर में कौन सी सेल? हेपेटोसाइट सेल। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? मतलब ये जो फंक्शन हो रहे हैं ना दोनों, ये किस पे होते हैं? लीवर के अंदर। करवाता कौन है? ग्लूकागॉन। तो बेटा बहुत सारे स्टार लगाऊंगा और कई स्टार लगा के इस लाइन को मैं लिखाने की कोशिश करूंगा कि बेटा भूल मत जाना बेटा इस लाइन को कि ग्लूकागॉन मेनली एक्ट्स ऑन, कहां पे बोलो बेटा? लीवर। और लीवर के अंदर कौन सी सेल? हेपेटोसाइट सेल्स। ये जो भी फंक्शन हो रहा है बेटा हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर हो रहा है। इसको बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलिन कहां करेगा वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। दूसरा हार्मोन है बेटा इंसुलिन, जस्ट इसके अपोजिट चलेगा। कैसे चलेगा अपोजिट बेटा? कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होना है ना, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। सुनिए बेटा, इधर जो सेकंड हार्मोन है उसका नाम है बेटा इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करेगा? ध्यान देना बेटा इधर। अगर बेटा मैं इस इंसुलिन हार्मोन की आपसे बात करूं तो बेटा एक अकेला ऐसा हार्मोन है आपकी बॉडी का, अकेला हार्मोन है बेटा। ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाले तो बहुत हैं, ग्लूकागॉन भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है, थायराइड हार्मोन भी है, कार्टिसोल भी है, एड्रेनलिन भी है, बट बेटा ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला ओनली एक ही है जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन। समझ रहे हो बेटा? सुनो जरा, इंसुलिन हार्मोन ये बेटा जो आपका ब्लड ग्लूकोज है इसको कर देता है बेटा डिक्रीज। कैसे करेगा डिक्रीज? देखो बेटा, पहले तो ये वो काम करेगा जो काम एकदम एंटी होगा किसके? ग्लूकागॉन के। देखो बेटा क्या करता है, ये पहले तो इन दोनों से बात करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और कौन बोल रहा बेटा जरा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन दोनों को पहले तो ये चुपचाप कर देता है बंद। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, काम करना बंद करो, तुमने आतंक मचाया हुआ है, हद कर रखी है तुमने। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए हुए जा रहे हो, मारने का काम कर रहे हो, इसको पेशेंट बना रहे हो डायबिटीज का। सबसे पहले तो बेटा ये काम करता है। ये काम बंद किया वो तो समझ में आया कि अब नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन जो बना पड़ा है वो क्या काम करवाएगा? आप सोच के बताओ मुझे। चलो, नहीं नहीं नहीं, एक काम और रह रहा है। ये तो इसको तो खैर बढ़ा देगा, बट एक काम और करेगा। बताओ बताओ बताओ। ग्लाइकोजेनेसिस, जो ग्लूकोज बन गया है ना ज्यादा, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। बेटा इन दोनों प्रोसेस से तो नया वाला ग्लूकोज नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले बना हुआ है उसको भी तो ठिकाने लगाना है ना। दो तरीके से ठिकाने लगाएगा। पहला तो बेटा जो एक्सेसिव बना हुआ है उसको वापस किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। और इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। फिर बेटा इसको क्या कर देगा? ये अपटेक को इंक्रीज कर देगा। समझ रहे हो बेटा? सुनो इधर अब, ये क्या काम करेगा बेटा इंसुलिन? कि जो बेटा ग्लूकोज बन गया है एक्सेसिव, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में।
और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा मैं कह दूंगा कि किसको इंड्यूस कर रहा है ये, ग्लाइकोजेनेसिस। कुछ याद आ रहा है बेटा आपको? इसके अलावा बेटा ये क्या काम करेगा, मैं एक बहुत अच्छी वाली बात और बताऊंगा बेटा। यहां पे एनसीईआरटी ने आपके साथ थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहां पे चालाकी की हुई है। ये बेटा ग्लूकोज अब तक तो नहीं जा रहा था, ये बेटा सेल ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन क्या हो गया बोले बेटा जरा, इंक्रीज। अगर बेटा ये काम हो रहा है तो बेटा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर हुआ डिक्रीज तो जब बेटा बढ़ने को बोला हाइपर तो कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया। बट बेटा एक बात सुन लो मेरी आप बहुत अच्छे से, कि इंसुलिन जो होता है ना बेटा और ग्लूकागॉन, इन दोनों की एक साइट एक है बेटा और एक साइट अलग है। सुनो जरा, एक बात आप याद रखना एनसीईआरटी की लाइन, कि ग्लूकागॉन ओनली किस पर एक्ट करता है बेटा, लीवर पे। बट बेटा जो आपका इंसुलिन है ये ना केवल बेटा लीवर पर एक्ट करता है, उसके साथ साथ बेटा एडिपोज टिश्यू पर भी करता है। कौन से टिश्यू पर, कौन सी सेल होती है एडिपोज टिश्यू में, है एडिपोसाइट सेल्स। पता है ना बेटा कितने टाइप की, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, ब्राउन और नहीं, मोनोलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर कौन सा फैट बनाया था, व्हाइट फैट, और मल्टीलोक्यूलर ब्राउन। ज्यादा एनर्जेटिक कौन होता है, अच्छा एडिपोज टिश्यू बेटा कौन सा टिश्यू होता है, लूज की स्पेशलाइज, दोनों ही होता है। बोन में भी तो प्रेजेंट था आईवीएम में, येलो बोन में डाइफाइसिस, एडिपोज मैंने पढ़ा है नहीं, डाइफाइसिस फैट का स्टोरेज होता है, दैट मींस स्पेशलाइज है। और लूज तो होता ही है, एरियोलर से बनता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो एडिपोज टिश्यू को बेटा किस में मान रखा है, स्पेशलाइज में भी मान रखा है। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ इधर, आओ मेरे टॉपिक पे आ जाओ, भूल जाओ वो मैंने कुछ नहीं पूछा आप लोगों से, है ना बेटा, मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ कि ये नहीं आता वो नहीं आता, सब आता है तुमको, आता है। इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दीजिए बेटा, कि बेटा जो इंसुलिन है मेनली एक्ट ऑन, दोनों जगह एक्ट करता है बेटा, इस बात को मत भूलना बस। किस पर बेटा, लीवर पे। लीवर में कौन सी सेल, हेपेटोसाइट सेल। ठीक है बेटा जी, ठीक है सर। और बेटा आपके कौन से टिश्यू पर भी करता है, एडिपोज टिश्यू पर भी करता है। वहां पर कौन सी सेल, एडिपोसाइट सेल्स। सुनिए बेटा इधर ध्यान दो, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं इस वाले बेटा तुम्हारे टॉपिक को, इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को मैं बेटा थोड़ा सा बॉटनी से भी लिंक करना चाहूंगा यहां पे, है ना, और थोड़ा सा बेटा एक चैप्टर से और लिंक करना चाहूंगा जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, करे लिंक डॉक्टर साहब। सुनो, एक बात बताना मुझे जरा, कि इंसुलिन जो होता है ना, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को
और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। एग्री है सब? बोलो हाँ कि ना। इतनी इंफॉर्मेशन देता है आपका ये चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले एक चैप्टर आया था, वो पेज नंबर 279 पे एक बकवास करके चला गया और लिख के चला गया कि जो आरबीसी होती है ना उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मेरी बात गौर से? अगर बाउंसर जाए तो बता देना है ना, क्वेश्चन को फिर डीपीपी में रखेंगे, डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी क्वेश्चन से। बट अरे मैं लिखूंगा तो सही ना बेटा, मैं थोड़ी ना ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं। अब मैं दोनों बेटा इन चैप्टरों को कंबाइन कर रहा हूं और सेल का भी कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूं। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है साइटोप्लाज्म में, पेज नंबर 237, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और क्रेब्स साइक्लोरिटियस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक मैट्रिक्स में और एक ईटीएस में। चारों चैप्टरों को मिला रहा हूं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब मुझे आंसर आप करना कि बेटा मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है कि इंसुलिन इंक्रीज सेलुलर अपटेक इन यूटिलाइजेशन इन आरबीसी, यस और नो? नो, सरासर गलत है। क्योंकि बेटा मैं सिंपल सी भाषा आपको बोलूं ना, तो एक बात सुन लो मेरी बात, आप पूरी मेरी बात बहुत गौर से सुनना कि ये तो आपको पता है कि बेटा ये जो इंसुलिन है ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर रहा है, ये जो ग्लूकागोन है ये सेलुलर अपटेक को डिक्रीज कर रहा है, ये तो पता है ना। लेकिन ये थ्योरम हर एक सेल पर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी देके जा चुका है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पर आपकी एनसीईआरटी ने आपको बोल दिया था कि बेटा जो आरबीसी होती है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होती? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखी क्योंकि आरबीसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी गैसों के ट्रांसपोर्टेशन की, O2 के ट्रांसपोर्टेशन की। अगर उसमें ग्लूकोज रखते तो वो खुद ही यूज ले लेती और सेल को डिस्ट्रीब्यूट क्या करती। समझ रहे हो ना बेटा? अरे बंदूक उठाने वाले मारने लगे लोगों को तो डिफेंस कौन करेगा? आरबीसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जा पूरी बॉडी में O2 को बांट के आ जा, और वो सोचती कि यार मैं दुनिया को बांट रही हूं, इससे पहले मैं ही ले लूं। वो रास्ता ही खत्म कर दिया। सोचो ना बेटा, आरबीसी को आप देखो ना कितना बड़ा डोनेशन है आरबीसी का। आरबीसी का सेक्रीफाइस देखो, पूरी बॉडी को O2 बांटती हुई घूम रही है। आया रे O2 वाला आया रे, और खुद उसको यूज नहीं ले सकती क्योंकि अगर वो खुद यूज लेती ना तो औरों को नहीं दे पाती। समझ रहे हो ना डॉक्टर साहब? तो वो खुद यूज ना ले, किसको भगा दिया बोलो जरा? माइटोकॉन्ड्रिया को। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ग्लूकोज क्या खाक उखाड़ लेगा उसके अंदर। समझ रहे ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक बात याद रखना, इस इंसुलिन की और जो ग्लूकागोन की जो मैकेनिज्म है, इससे बेटा आपकी आरबीसी इफेक्टेड नहीं है। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? एक बात और, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? यहां पर बेटा जो वर्ड लिखा हुआ है ना सेल का, यहां पर एक टर्म है सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स समझ रहे हैं ना? हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल होती है, तो गोनेड्स, टेस्टिस और ओवेरी, वो अलग और पूरी बॉडी की सेल अलग। पूरी बॉडी की सेल्स को बोलते हैं बेटा सोमेटिक सेल्स, उनके अंदर सेल्स होती है जर्मिनल सेल्स। पता है ना बेटा? तो एनसीईआरटी ने यह तो क्लियर किया है कि ये जो भी कुछ करते हैं ना सोमेटिक सेल्स पर करते हैं, गोनेड्स पर तो पहले ही नहीं करते। और बेटा सोमेटिक सेल्स में भी ना तो आरबीसी को अफेक्टेड कर सकते, ना बेटा ब्रेन को अफेक्टेड कर सकते हैं, और ना बेटा रेटिना को अफेक्टेड कर सकते हैं। रेटिना पर तो आप ध्यान मत देना, ब्रेन पर क्यों नहीं कर सकते बेटा मैं बताऊंगा आपको इस बात को। आरबीसी का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट दिया हुआ है। ब्रेन सिलेबस में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ बेटा मैं बता दूंगा कहां पर शो कर रखा है। बट बेटा एक वर्ड याद रख लेना, रेटिना। याद रखना तो रखना, नहीं तो मत रखना। आप बस ये याद रख लेना कि बेटा इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसकी मैकेनिज्म से ओनली सोमेटिक सेल इफेक्टेड होती है, और सोमेटिक सेल में भी 3 सेल कभी नहीं होती, जिसमें एक का नाम होता है आरबीसी, दूसरे का नाम होता है ब्रेन, और तीसरे का नाम कौन? रेटिना। नहीं आया समझ? नहीं आया बेटा समझ? सुनो देखो इधर, रेटिना बताऊं बेटा क्यों नहीं होती? रेटिना ग्लूकोज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है,
और एक तुरंत डिजीज होती है, उसका नाम होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो तुरंत रेटिनोब्लास्टोमा करवा देती है, आंखों का कैंसर। प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए ऐसा होता है। चलो बेटा इधर देखो, एक बात यह ध्यान रख लो कि बेटा एक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बेवकूफ बनाएगा, हम नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए। अफेक्टेड करती है बेटा कौन सी सेल्स को? अरे बोल दो ना बेटा, सोमेटिक सेल्स को। और सोमेटिक सेल्स में भी बेटा 3 को छोड़ देना, बिसाइड आरबीसी, ब्रेन, और कौन बोलो बेटा जरा? रेटिना। इसको तो बेटा आप याद रख ही लेना, और आरबीसी जब याद आ जाएगी तो इसी से रेटिना और इसी से ब्रेन भी याद आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी किसी को? एक बात और सुनिएगा जरा, यहां बेटा सब कुछ तुम याद रखना, बट देखो तुमको बहुत कुछ आता भी होगा, बट 2 पॉइंटों पर इन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ग्लूकागोन ओनली हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है बेटा? और इंसुलिन हेपेटोसाइट सेल्स तो है ही है, साथ के साथ कौन सी सेल्स भी है बेटा? एडिपोसाइट सेल्स भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब बेटा एक डिजीज है, उसको तो आप सब जानते ही हो, पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? अगर बेटा किसी भी रीजन से ग्लूकागोन भाई साहब हमारी बॉडी में क्या हो जाए ज्यादा, या बेटा किसी भी रीजन से जो इसका दुश्मन है वो क्या हो जाए कम, एक काम कोई भी हो जाए, जो बेटा ब्लड ग्लूकोज है वो हो जाएगा इंक्रीज, और ये इंक्रीज हो गया तो डिजीज का नाम डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस बेटा? ना ना बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस किससे हुई थी? एडीएस से हुई थी, है ना? चलो बेटा गुड। कोई दिक्कत किसी को? परेशानी हो तो मेरे से जल्दी बोल दो बेटा। डॉक्टर साहब छाप लो, पीछे बैठा उसको बोल रहा हूं, छाप ले बेटा, छापना पड़ेगा ये तो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेटा फिर कॉपी मांगेगा किसी से, छापना पड़ेगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? आगे चले। इसके बाद एक बहुत खतरनाक टॉपिक जो आज तक समझ में नहीं आया, जिसका नाम होता है हार्मोनल मैकेनिज्म। ये हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, आएगी तभी समझ में, नहीं आए ना, आ जाएंगे समझ में, देखो तुम ना ना। अच्छा ऑनलाइन कितने बच्चों ने पढ़ रखा हार्मोनल मैकेनिज्म? एक ने पढ़ा है बस बेटा, जो तूने पढ़ा है ना तू उस पे पेज पंचिंग करेगा और तू ये लिखेगा, वादा है मेरा। और तो बेटा क्या, इधर देखो सुनो, हाँ बेटा मैं बताऊंगा, देखो क्या होता है। इंसुलिन कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब सुनो एक टॉपिक जिसका नाम है बेटा हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ने से पहले बेटा हार्मोन कैसे वर्क करता है उससे पहले बेटा तुम लोग हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ लो, है ना? क्लासिफिकेशन बेटा मेरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करना आप, कि बेटा मैंने आपको पहली पहली क्लास में बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा, ये प्रोटीन नेचर के भी हो सकते हैं और लिपिड नेचर के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स को बेटा काफी कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है एनसीईआरटी ने।
एनसीईआरटी ने बेटा इसकी 4 कैटेगरी बना रखी है। एक में बोल रखा है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में बेटा 2 एग्जाम्पल आपके आते हैं। एक का नाम होता है बेटा एपिनेफ्रिन और एक का नाम होता है बेटा नॉन एपिनेफ्रिन। एक एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बेटा आयोडो थायरोनिन, और इसमें बेटा एनसीईआरटी ने जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आप सब जानते हो, कौन होगा? थायरोक्सिन। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी ने 3 को एक साथ लिखा हुआ है, मैं भी सेम ऐसे ही लिखाऊंगा। ये सब प्रोटीन ही होते हैं बेटा। शॉर्ट पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या प्रोटीन नहीं होता? नहीं होता क्या बेटा? लॉन्ग पेप्टाइड क्या बेटा ये प्रोटीन नहीं होता? बिल्कुल होता है। और फिर लास्ट में एनसीईआरटी लिखा हुआ है प्रोटीनियस, बेटा ये सब प्रोटीन ही होते हैं। इनके बारे में मैं आपसे बकवासबाजी नहीं करना चाहूंगा, ना इनके एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। इसके पीछे बेटा एक रीजन है। इससे बेटर मैं आपको स्टेरॉइड्स को बता दूं। स्टेरॉइड मतलब लिपिड नेचर के, और स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना बेटा, इसमें आपके 2 हार्मोन्स आते हैं। एक आपके आते बेटा सेक्स हार्मोन्स, जिसमें कौन था आपका? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कौन बोले बेटा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। दूसरे बेटा इसमें आपके आते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कॉर्टिकॉइड हार्मोन में भी बेटा आप सब लोगों ने पढ़ रखा है मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक था बेटा उसमें एल्डोस्टेरॉन और एक था बेटा इसमें आपका कॉर्टिसोल। अब इनको छोड़ दो बेटा, जो भी कुछ बच गया इस सीरीज में आ जाएगा बेटा। इनको तो आप याद रख ही सकते हो, बट बेटा मैं तुमको एक बात बोलूं, ये जो थायरोक्सिन है ना, स्टार लगा के लिखा देता हूं बेटा, इसको आयोडोथायरोनिन तो बोल दिया, बट बेटा ये भी आपका एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है। पता है ना आपको? कौन सा एमाइनो एसिड था? बोलो ना, कौन सा एमाइनो एसिड था? टायरोसिन। किससे बाइंड किया था? आयोडीन से। कौन सी सेल में? अच्छा, मॉलिक्यूलर कैविटी में, सेल में नहीं, कैविटी में। डॉक्टर साहब अन्याय ना करो मेरे साथ, डीपीपी का टाइम आ रहा है, तुम क्वेश्चंस गलत करते जा रहे हो, मेरी सरदर्दी बढ़ती जा रही है। नहीं, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यार। देखो बेटा इधर, इसके बाद बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्मोनल मैकेनिज्म। अब बहुत आसान है हार्मोनल मैकेनिज्म बेटा। ये आयोडोथायरोनिन और स्टेरोन की एक जैसी होती है, और एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और बेटा प्रोटीन वाले इनकी एक जैसी होती है, भी बता दूंगा बेटा। सुनो इधर, इधर ध्यान दो बेटा जी। टॉपिक का नाम है हार्मोनल मैकेनिज्म। देखो बेटा, हार्मोनल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। एक बात मुझे यह बता दो आप कि बेटा जी ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका बेटा सर्कुलेशन किससे होता है हमारी बॉडी में? बोलो ना। दोस्तों सर्कुलेशन के लिए ब्लड ही तो आता है। ये बेटा ब्लड, और ब्लड के थ्रू बेटा पहले ये कौन से ऑर्गन पर पहुंचेंगे? टारगेट ऑर्गन्स।
टारगेट ऑर्गन किसको बोलते हैं बेटा? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको एक्सप्लेन करना, टारगेट ऑर्गन्स को। अरे बेटा मैकेनिज्म तो बाद में होगी, पहले इनको पहुंचा तो लो टारगेट ऑर्गन्स तक। टारगेट ऑर्गन बेटा उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जिन ऑर्गन के ऊपर बेटा इन हार्मोन से बाइंड होने वाले कौन प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। ये कौन है बोलो बेटा जरा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टारगेट ऑर्गन की बेटा डेफिनेशन यही होती है कि टारगेट ऑर्गन किसको बोलते हैं? एंटीजन होते हैं? नहीं, एंटीजन नहीं, रिसेप्टर्स होते हैं। ये हार्मोन बेटा पहले इस रिसेप्टर से बाइंड होगा और बाइंड करने के बाद बेटा अपनी मैकेनिज्म करेगा। लेकिन उससे पहले एक रिसेप्टर्स के बारे में पहले आप जान लो कि टारगेट ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब बेटा हम लोग सेलुलर लेवल पे काम कर रहे हैं ना। एक सेल के ऊपर रिसेप्टर कहां कहां हो सकता है? एक एनसीईआरटी में बेटा पेज नंबर 339 एक फिगर बनाया हुआ है जिसको तुम आज तक गलत पढ़ते आए थे। बताओ क्या पढ़ते हुए आए थे आज तक आप लोग? ऐसा पढ़ते हुए आए थे? मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, देखो कि प्रोटीन वाले हार्मोन है ना, इनका अटैक तो करा रखा है सेल मेम्ब्रेन पे, है ना। और फिर एक इधर फिगर बनाया हुआ है, उसमें स्टेरॉयड हार्मोन लिखा हुआ है और डायरेक्ट टीचर पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, है ना, जीनोम पर। अब उस आजू डायग्राम को गौर से देखो, उसमें सेल मेम्ब्रेन से और इस बेटा न्यूक्लियस तक 3 एरो लगाए हुए हैं, है ना डॉक्टर साहब? 3 है बेटा। अच्छा, डिजाइन के लिए है? क्यों कि यार सर एक बना देते हैं न्यूक्लियस के लिए तो अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए 3 है, इसीलिए? ना ना, हकीकत में बेटा स्टेरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर होते ही नहीं है न्यूक्लियस पे। गौर से सुन लेना तुम मुझे, तभी तो मैं बोल रहा था कि जो ऑनलाइन पढ़ भी चुके हैं ना वो आज अपनी कॉपी को पंच कर देंगे, आराम से बढ़िया साइड रख देंगे। नहीं पढ़ेंगे बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ना पड़ेगा। मेरी क्लास में आ गए ना तुम, नहीं आते तो कोई बात नहीं थी। है बेटा ऐसा एनसीईआरटी में डायग्राम? कोई लाया एनसीईआरटी? देना बेटा मुझे, जल्दी दे। 339 निकाल। अच्छा वही है क्या? ठीक है, देखो बेटा एक जादू दिखा रखा है एनसीईआरटी ने। दिख रहा है आपको जादू? दिख रहा है ना जादू? और ये कहते हैं सब की साबे न्यूक्लियस पे बाइंड करते डायरेक्ट, न्यूक्लियस पे ना करते। ये कहा करेंगे आज मैं बताऊंगा। और बाहर नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहां थ्योरी में, बट कभी ध्यान गया ही नहीं। क्या लिखा हुआ है थ्योरी में बताता हूं, देखो इधर। पहले रिसेप्टर पढ़ लो दोस्तों, पेपर आ गया ऊपर ऊपर से 2-3 साल से एकदम खुश हो रहे थे, है ना। पढ़ लेना ढंग से, पता लगा साफ। फिर मेरा नंबर खोजते हुए घूम रहे होंगे, सर कहा है यार, अभी सर से बात करनी है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बाद में, कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा बाद में, पहले रिसेप्टर ही बता देता हूं बेटा, है ना, ये कहां कहां होते हैं। पर एक बात बताऊं बेटा, रिसेप्टर से क्या होता है ये सुन लो कि ब्लड से आएगा आपका हार्मोन, टारगेट ऑर्गन पे बेटा कौन प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। और ये दोनों कर जाते हैं बाइंड और ये बना देते हैं बेटा आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बट बेटा मैं इसको HR कॉम्प्लेक्स लिखूंगा जगह जगह, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो बाद में बनाएंगे, पहले रिसेप्टर ही देख लेते हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा कहां कहां। सुनो बेटा अब इधर मेरे कहने से एक डायग्राम मेरे साथ बनाना बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है बट बना लेना बेटा। डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं, थ्योरी में लिखा हुआ है सब कुछ कि बेटा ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिसेप्टर बेटा 2 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी ने बोल रखा है बेटा, एक आपके होते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और दूसरे बेटा जो होते हैं
उनको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। और जब एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है बेटा कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मेनली न्यूक्लियर होते हैं। मतलब सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो मेनली न्यूक्लियस पे होते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा। आप उस लाइन को गौर से पढ़ना। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा मेनली प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। सब नहीं, ऑल नहीं, मेनली मोस्ट ऑफ बेटा न्यूक्लियस पे होते हैं। ऐसा है बेटा एनसीईआरटी में। अगर इसका मतलब न्यूक्लियस पर नहीं है तो भाई और कहां है? कहां है? साइटोप्लाज्म में। सेल कंपोनेंट पढ़े होंगे, सेल बाउंड्रीज, न्यूक्लियस और ना साइटोसोल नहीं। न्यूक्लियस सेल ऑर्गन है कि सेल का सेपरेट पार्ट है? ऑर्गन है। अरे फोड़ दूंगा। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, सेल का सेपरेट पार्ट होता है। सेल कंपोनेंट। अरे मैं कह रहा हूं बेटा, डॉक्टर अरविंद चौधरी ने बोल दिया अखंड सत्य दुनिया का। न्यूक्लियस 60% पार्ट को घेरता है ना बेटा। सबसे बड़ा सेल तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को मानते हो। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेपरेट पार्ट है सेल का। सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बाउंड्रीज, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल होता क्या है? क्या है यार, दिमाग खराब करके रख रहे हो तुम लोग। कैसे समझ में आएगा कुछ? सुनो सुनो डॉक्टर साहब, मुझे सुनो अब 1 मिनट। तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा विराम दो, मेरी सुनो। सेल कंपोनेंट बेटा सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। सेल बाउंड्रीज, उसमें आता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है डॉक्टर साहब। न्यूक्लियस अलग से पार्ट है, उसके अंदर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल बाउंड्रीज को हटा दो और न्यूक्लियस को हटा दो, जो बच गया वो साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रोपोप्लाज्म और साइटोसोल। फिर ट्रोपोप्लाज्म में आगे बेटा 2 होते हैं, ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। वहां सेल ऑर्गेनल्स आता है। कोई ना क्या है दोस्तों, अब तुम कुछ भी कह दो, करते हो ना यार। अब बुराई और करते हो मेरी। फिर डॉक्टर साहब बुराई करते हैं। मैं बुराई नहीं करता बेटा, मैं तो बुराई कर रहा हूं। बुराई करना ठीक है कि जूते लेके मारना ठीक है? बुराई करना ठीक है, जूते लेके मारना बहुत बेकार बात है। खोज रहे होंगे तुम ही 2 महीने बाद, कहा वो मास्टर। मेरे बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं बुराई नहीं करता बेटा, सच बोल देता हूं इसलिए बुरा लगता हूं। समझ में आ गया? और मैं वही बोलता हूं जो एनसीईआरटी में है और जो आएगा। बिना ये बताए तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन नहीं बता सकते। सेल को क्या बोला तुम लोगों ने? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी बोला ना। स्ट्रक्चरल का मतलब जो स्ट्रक्चर बनाए, फंक्शनल का मतलब जो फंक्शन करे। न्यूक्लियस सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और सेल से छोटा भी है। तो बेटा वो उसी से तो होता है ना, वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात कहां से करते हैं? वहीं से करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो कर लेती है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया को तो को रीजन मानते हैं। कोई ना, मेरे टॉपिक में ध्यान दो दर्शन। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बेटा ध्यान दीजिए इधर। एनसीईआरटी ने बोला है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बेटा मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वो कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में। मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में मेनली जो होते हैं बेटा वो आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। लेकिन बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, इसके अलावा कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा वो कैसे भी होते हैं? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। एनसीईआरटी ने इनडायरेक्ट वे में आपको साइटोप्लाज्मिक वर्ड दे दिया है बेटा, क्योंकि मेनली बोल दिया यहां तो बच्चे कुछ कहां रह गए? साइटोप्लाज्म। अरे बेटा ऐसा बोल दिया ना, एक बाल्टी आधी भरी है तो ये थोड़ी ना बोलेगी आधी खाली है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो बेटा अब सुनना जरा, किसका रिसेप्टर कहां है? अब इस डायग्राम को बेटा मेरे साथ आप ड्रॉ कर लेना।
अरे यार बेटा, मेरा ना मूड है ना कभी कभी बहुत स्विंग होता है, पता नहीं क्यों। इसलिए स्विंग नहीं होता कि तुमको कुछ आता नहीं है, इसलिए स्विंग होता है कि जब मैं इस रब, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के घर जाऊंगा और वो मेरे से पूछेगा कि तुझे मैंने श्रीनगर सेंटर पे भेजा था, तू डॉक्टर था, तूने क्या किया, तूने बच्चों को नहीं बताया। तो मैं बोलूंगा कि मैंने बताया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं सुना, नहीं माना। तो कम से कम बेटा जो मेरे ऊपर जुल्म होगा ऊपर, वो तो नहीं होगा, उससे तो मैं बच ही जाऊंगा। इसलिए मैं बोल देता हूं बेटा, जिससे मेरा एक पाप ना बढ़े, है ना। सुनो बेटा, इधर बात बंद कर देते, तेरा डिपोर्ट कर दूंगा यहां से। रविंद्र चौधरी क्लास है, भूला मत करो बेटा। ये देखो बेटा, इधर इनको आप लोग बोलते हो सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो सेल मेम्ब्रेन पर है। इनको बेटा आप लोग बोलोगे न्यूक्लियर रिसेप्टर, और इनको बेटा जी आप लोग बोलोगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। बेटा आप सुन लो मेरी बात बहुत गौर से, कि बेटा वो जितने भी आपने हार्मोन्स पढ़े थे ना प्रोटीन वाले, सॉल्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, और बेटा प्रोटीन, इन सब के रिसेप्टर होते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन पे। समझ में आ गया। न्यूक्लियस पे बेटा जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टीरॉयड के नहीं होते, वो थायरोक्सिन के होते हैं केवल। और बेटा जो स्टीरॉयड हार्मोन्स थे ना, उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म पे थे, तभी बेटा वो रीजन था कि एरो को बीच में लाके छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है। गलती मत करना है ऐसी, अब न्यूक्लियस में नहीं होता वो। क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, और आ जाएगा ना जब मुंह फुलाओगे। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन में बेटा आपके सेक्स हार्मोन्स भी आते हैं, और बेटा आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आता है, सुनना आप, कि स्टीरॉयड हार्मोन की जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, मेरी बात सुन लो अब आप। इधर बेटा मैं प्रोटीन वाले हार्मोन की आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा और स्टीरॉयड हार्मोन की आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो दोनों में दो वर्ड बोलूंगा, सुनना बेटा। फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स एंड एक्ट ऑफ HR कॉम्प्लेक्स सिमिलर प्लेस पर होता है बेटा प्रोटीनियस हार्मोन का। HR कॉम्प्लेक्स बनता भी वही है और एक्ट भी वही करता है सेल मेम्ब्रेन पर। बट स्टीरॉयड हार्मोन में बेटा HR कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनता तो साइटोप्लाज्म में है, बट एक्ट क्या करता है न्यूक्लियस में। वही काम करा रखा है एनसीईआरटी ने। 3 एरो इसीलिए दिए है बेटा उसने। पहले एक एरो से क्या बना रखा है HR कॉम्प्लेक्स, और फिर दूसरे एरो से उसको न्यूक्लियस के अंदर भेज रखा है। थायरोक्सिन और स्टीरॉयड हार्मोन, इनका बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का साइट अलग अलग है। थायरोक्सिन का तो यहीं पर होगा, फॉर्मेशन भी एक्ट भी यहीं करेगा, बट स्टीरॉयड का बेटा फॉर्मेशन कहां होगा साइटोप्लाज्म में, और HR कॉम्प्लेक्स एक्ट कहां करेगा न्यूक्लियस में। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, आप देखना बेटा, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 339, एक फिगर दिया हुआ है। अब मैकेनिज्म बहुत आसान है कि HR कॉम्प्लेक्स बना रखा है इसका बेटा, तो मेम्ब्रेन पर ही बन रहा है, रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर है और एक्ट भी मेम्ब्रेन पर ही करेगा। कैसे करोगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं इसमें बेटा जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बनता कहां है साइटोप्लाज्म में, और एक्ट कहां पे आके करता है न्यूक्लियस। समझ लो बेटा। तो वो एक एक्स्ट्रा एरो डिजाइन के लिए नहीं था, वो ये शो कर रहा है कि पहले हार्मोन भाई साहब साइटोप्लाज्म में आया है, सीधा न्यूक्लियस पे नहीं पहुंचा है। यहां पर कुछ हुआ होगा
क्या हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स बना होगा। फिर वो कॉम्प्लेक्स बेटा अगले एरो से उसको ट्रांसपोर्ट कर रखा है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। समझ रहे हो बेटा जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। 50%, मेडिकल कॉलेज जाओगे 50 आ गया तो हाँ 50 तो बहुत है, मेरे को 50 मतलब दुनिया का 200 बराबर। सुनो बेटा इधर, अब बेटा मैकेनिज्म देख लो आप। एक बात और बता दूं मैं आपको, हार्मोनल रेगुलेशन, पहले बताऊंगा बेटा प्रोटीन एंड बेटा लॉन्ग पेप्टाइड और बेटा शॉर्ट पेप्टाइड। सुनिए बेटा इधर ध्यान दो। मान लीजिए बेटा जी, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा मैं। ये बेटा मैंने कोई, तुम मेरा वाला डायग्राम बनाना बेटा, वह इसी वाला डायग्राम अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे थ्योरी वाले। उस डायग्राम में क्या है बेटा अभी 2 मिनट में आप समझ पाओगे। एक बात याद रखना बेटा, प्रोटीन वाले जो हार्मोन है इसकी जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो सिर्फ आप 2 जगह मैकेनिज्म पढ़ोगे, ओनली 2 प्लेसेस पर। ये पूरा एरिया, इसको बेटा मैंने नाम दूंगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन पे। और दूसरा बेटा बचा कुचा जो काम होगा वो कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में। समझ में आ गया बेटा। लेकिन जब मैं आपको स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना, यहीं पर लिख देता हूं बेटा दूसरे पेज पे, स्टेरॉइड, इसका भी बेटा मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर बेटा मैं सेल मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ 2 बातें करूंगा। एक बात करूंगा बेटा मैं साइटोप्लाज्म की, और एक बात करूंगा बेटा मैं न्यूक्लियस की। एनसीईआरटी में वही कर रखा है बेटा। ये मान लीजिए बेटा ये आपका न्यूक्लियस, 2 जगह बात करूंगा बेटा, यहां पर सेल मेम्ब्रेन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक क्वेश्चन करेक्ट करके दूंगा बेटा मैं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा उस क्वेश्चन को सुनते ही। तो बस क्वेश्चन मत दिया कर, पढ़ाया कर। तो क्वेश्चन देता है दिमाग खराब होता है। तो आया क्यों क्लास में, किसने बुलाया था तुझे, है बुलाया था बेटा मुझे, किसने, जिसकी तुम इबादत करके आते हो ना रोज, उसने कि रविंद्र जा जा बेटा जा, उनको समझा, दुष्टों को एप्रिकेटेड लाइफ जी रहे हैं। इधर देखो बेटा, ध्यान देना बेटा, इधर क्या कुछ कर रखा है एनसीईआरटी ने। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है। इधर ध्यान देना बेटा, ये हार्मोन आ रहा है ब्लड के साथ, हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। यहां कौन होगा, इसका रिसेप्टर होगा कि नहीं होगा। यहां बेटा इसके रिसेप्टर से इसकी मुलाकात करा रखी है एनसीईआरटी ने। एक एक वर्ड को बहुत गौर से सुनना बेटा, रिसेप्टर, और यहां पर बना दिया एनसीईआरटी ने HR कॉम्प्लेक्स। अब सुनना बेटा, जब आप एनसीईआरटी में आपने HR कॉम्प्लेक्स देखा होगा ना, तो उसके नीचे एनसीईआरटी लिखा हुआ होगा रेस्पॉन्स फर्स्ट। देखो डायग्राम को देखो एनसीईआरटी में, वो रेस्पॉन्स फर्स्ट क्या होता है बेटा, देखो मैं इसको ऐड कर रहा हूं बेटा आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। इस रेस्पॉन्स फर्स्ट में क्या होता है बेटा, ध्यान देना, जैसे ही बेटा प्रोटीन वाले हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं, HR कॉम्प्लेक्स बन गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ही बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। और बेटा ये जो एक्टिवेशन ऑफ जो एंजाइम जो हो रहा है, इसी को आपको नाम दे रखा है बेवकूफ बनाने के लिए, कौन सा रेस्पॉन्स,
रेस्पॉन्स फर्स्ट। क्या कुछ होगा बेटा, ध्यान देना इधर। जैसे बेटा हार्मोन एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर का। प्राइमरी मैसेंजर क्यों नहीं बोला इनको, क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर तो खुद हार्मोन है, पहले ही पढ़ा रखा है मैंने। अब सुनना बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन होते हैं। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा CAMP, IP3, CA+2, कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, नहीं पढ़ा ऐसा। अब सुनो बेटा, बॉटनी में आओ थोड़ा सा। ये CAMP कब बनता है, AMP कब बनता है। ATP का नाम सुना, ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट होती है, ADP और IP ब्रेकडाउन होता है ना, और ADP का ब्रेकडाउन होगा तो AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, काम कौन सा एंजाइम करता है, एटीपेज। एटीपेज के अलावा एक और होता है, एटीपेज उसका दूसरा और नाम है एक, याद करो, एडिनाइल साइक्लेज। कुछ नाम सुना है ऐसा बॉटनी में, बड़ा सुना होगा यार, कोई बात नहीं। एटीपेज सुना है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, छोड़ो एटीपेज तो पढ़ा है ना, वैसे मैं बोल रहा हूं बेटा एडिनाइल साइक्लेज होता है। अगर ये CAMP बताओ सेकेंडरी मैसेंजर है कि नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ATP से AMP कब बना होगा, जब एंजाइम ने वर्क किया होगा। अरे ये CAMP सेकेंडरी मैसेंजर है कि नहीं है। और सेकेंडरी मैसेंजर का बंदा क्या शो कर रखा है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल रखा है इसको, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। और इसको एनसीईआरटी में क्या शो कर रखा है, रेस्पॉन्स फर्स्ट। तो इससे पहले कौन आया होगा, इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। समझ रहे डॉक्टर साहब, ये जो लाइन है ना, ये बॉटनी में से उठाई है मैंने, और है ये लाइन, रेस्पॉन्स फर्स्ट को गायब किया था, जिपमेर में पूछा था क्या हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये बनते ही तब है जब एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाता है। इस CAMP को बनाने वाला आप एटीपेज मानते हो ना, मैं एडिनाइल साइक्लेज मानता हूं, क्या वो एंजाइम नहीं है। तो ये तो तब बनेगा जब पहले एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो रेस्पॉन्स फर्स्ट बेटा क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मैं कुछ क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। चलो बेटा इधर देखो, मत खराब। अब बेटा क्या हुआ, ये सेकेंडरी मैसेंजर सिर्फ यहां तक का फंक्शन होता है बेटा, किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके बाद बेटा ये आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आते बेटा ये जगह जगह बाइंड करते हैं और अपना कौन सा रेस्पॉन्स शो करते हैं, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। और बायोकेमिकल बेटा जब रेस्पॉन्स शो करेंगे तो इसी से बेटा कौन सी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। अब एनसीईआरटी ने इसको समझा रखा है बेटा एक हार्मोन से, और उस हार्मोन का नाम है बेटा FSH। क्या समझा रखा है, FSH। और यहां पर लिखा हुआ है ओवेरियन ग्रोथ। समझ रहे हो बेटा, लेकिन एक रटना नहीं है, सबका एक जैसा होता है। बस एक बात याद रखना, जो जितने भी बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं बेटा, ये तो रेस्पॉन्स फर्स्ट है, और ये जो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स है ना, ये रेस्पॉन्स सेकंड है। अब मैं आपको क्वेश्चन घुमाऊंगा बेटा, यहां पे मैं एनसीईआरटी की लाइन दूंगा कि बेटा ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीनियस हार्मोन, ठीक है बेटा, रेस्पॉन्स फर्स्ट परफॉर्म्ड इन सेल मेम्ब्रेन एंड बायोकेमिकल रेस्पॉन्स परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है बेटा। ये रेस्पॉन्स फर्स्ट कहां हो रहा है, अरे बोल दो दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन में। और बायोकेमिकल रेस्पॉन्स साइटोप्लाज्म। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई परेशानी किसी को यहां तक, ना 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 परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। इसको परेशानी, मुझे परेशानी, मुझे परेशानी, जूलॉजी को परेशानी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको दुख नहीं दे सकता। देखो इधर, इधर सुनो बेटा, स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन कोई मतलब नहीं सेल मेम्ब्रेन से। मतलब क्यों नहीं, रिसेप्टर कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म। बताया ना आपको। देखो बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन
बेटा ये पहुंच गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इसका मुझे कौन मिल गया? रिसेप्टर। ठीक है बेटा, और रिसेप्टर मिला तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? HR कॉम्प्लेक्स। बेटा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? स्टेरॉइड के रेस्पेक्ट में साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में। अब बेटा ये जो HR कॉम्प्लेक्स है ना, ये आएगा न्यूक्लियस के अंदर। अब समझ में आया दो एरो का मतलब क्या था? अब समझ में आया ना बेटा, एक एरो शो कर रहा है उस टाइम को जहां पर HR कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब बेटा इसमें कौन मिलेगा आपको? बोलो ना, इसके अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को बेटा कौन होता है? डीएनए। डीएनए को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? जीनोम। अब ये जो HR कॉम्प्लेक्स है ये यहां पर आ चुका। फॉर्म तो कहां पर हुआ है? साइटोप्लाज्म में। एक्ट कहां कर रहा है? न्यूक्लियस में। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? इसको बेटा चाहे आप डीएनए बोल दो, चाहे बेटा जी आप इसको जीनोम बोल दो, एक ही बात है। अब बेटा सुनना क्या कुछ होगा। ये HR बेटा कॉम्प्लेक्स अब यहां पर आ गया, यहां पर एक्ट कर रहा है। मैं दोनों लाइनों को लिखाऊंगा बेटा, फॉर्म कहां हो रहा है और एक्ट कहां कर रहा है ना। ये डीएनए पर एक्ट करेगा, डीएनए पर एक्ट करेगा। डीएनए पर एक्ट करके बेटा पहले डीएनए को स्टिमुलेट करेगा और डीएनए से बनाएगा बेटा ये प्रीमैच्योर कौन? RNA की mRNA? mRNA। पक्का पता है ना आपको? अब एक बात बता दो मुझे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ रखी है? पढ़ी है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? बोलो हाँ कि ना? ना पढ़ी? डीएनए RNA वाला चैप्टर नहीं हुआ अभी है? फिर क्या फायदा है इसको पढ़ाने का यार? हुआ है कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। पहले पढ़ा था 12वीं क्लास में। चलो मैं एक बात बता देता हूं बेटा कि डीएनए से mRNA और बेटा प्रीमेच्योर mRNA यहां तक काम होता है बेटा न्यूक्लियस में। जैसे ये mRNA बन जाता है ना, ये mRNA कहां जाता है? साइटोप्लाज्म में। पता है बेटा? और फिर mRNA से आगे कौन बनती है? प्रोटीन्स। और आपको पता है ना बेटा, कोई भी साइन सिम्टम्स हो किसकी फॉर्म में शो होता है? प्रोटीन की फॉर्म में। और फिर अगेन बेटा कौन सा रेस्पॉन्स? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अब बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। देखो बेटा, एक बात याद रखना आप स्टेरॉइड हार्मोन्स में बेटा, इस बात को आप याद रखना कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, समझ रहे हो बेटा, और मैच्योर mRNA ये कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेटा ये इतना सा न्यूक्लियस है बस। न्यूक्लियस में तो दो काम होते हैं बस बेटा, HR कॉम्प्लेक्स एक्ट कर रहा है और बेटा डीएनए से क्या बन रहा है? mRNA। पता है ना बेटा आपको? बोलो हाँ कि ना? हमारा mRNA पूरा ठीक होता है क्या? नहीं होता, इसकी स्प्लाइसिंग करनी होती है ना, तभी तो बोल रहा बेटा मैं प्रीमैच्योर mRNA, कि बिना स्प्लाइसिंग वाला है। साइटोप्लाज्म में आके फिर इसकी स्प्लाइसिंग होती है। तो ये दोनों जो इवेंट है बेटा ये किस में हो रहे हैं? बोलो जरा, अरे बोलो ना, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो बेटा सुनना जरा, यहां पर लिखा देता हूं बेटा मैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स कहां हो रहा है बेटा? अरे दोस्तों दोस्तों पढ़ लो, साइटोप्लाज्म में। अगला बेटा एक्ट ऑफ HR कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में। इसमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर की नीड है क्या? कोई नीड नहीं है। एक क्वेश्चन दूं, जिपमेर का करो तो। जिपमेर का मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उसके क्वेश्चन बहुत सारे करवाता हूं। मैं रहा था कितने मार्क्स से? 10 या 12 नंबर कुछ ऐसे रहा था। पढ़ाने वाले नहीं थे ना यार, समझाने वाले नहीं थे।
हमारे तरह होता मेरे को गाइड करने वाला तो तुम क्या समझ रहे हो बेटा, तो कहीं ना कहीं बढ़िया। मैं अभी भी बढ़िया जगह हूँ बेटा, कोई बेकार जगह नहीं, फिजिक्स वाला बहुत अच्छी कोचिंग है। हाँ टाइप ऑन करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा फिर। कि दुनिया में जितनी भी कोचिंग है उनमें फिजिक्स वाला बेस्ट है, और फिजिक्स वाला में बेटा जितने विद्यापीठ है ना उनमें सबसे जो द बेस्ट है, उससे मतलब उसका कुछ हो ही नहीं सकता, वो है पीडब्ल्यू श्रीनगर। और सुनो, उसमें भी जो द बेस्ट बैच है ना, वो बेटा पार्शियल 301 पार्शियल 302। ठीक है, टाइम हो गया। अरे तो अब तुम अभी जाओगे है ना,